एक डेड बॉडी नहीं दिखाई उन्होंने, कोई वेपन नहीं दिखाया कि ये भूत थे जो गायब हो गए, इनको मार के। डोनाल्ड ट्रंप से एक बयान आया है कि उनको शदीद सदमा पहुंचा है इससे। कल जिस तरह मुल्तान ने बैटिंग की है वो वाकई बहुत जबरदस्त थी। शायद ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी प्रिपरेशन करके आए हैं। देखो फिर आ रही है। और जिस प्लेयर के साथ खेलती थी वो अगर जैसी मैच हारती थी वो रोने लग जाती। इसके मैं बैकग्राउंड से समझाना चाहता हूँ, अक्सर लोग जो है ना वो जंप इनटू द कंक्लूजन कर देते हैं। हमारी तो गुत्थी में शामिल होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है। मकबूजा कश्मीर में हमले के साथ ही भारतीय मीडिया रट्टू तोता बन गया। हकीकी मुहर्रिकात जानने के बजाय हमेशा की तरह पाकिस्तान पर हर्जा सराई। रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट से भी मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज। भारत का हर बार का गैर जिम्मेदाराना रवैया और झूठे इल्जामात की सियासत। हालात किस जानिब जा सकते हैं? मुल्तान सुल्तान्स की होम ग्राउंड पर आते ही फॉर्म वापस आ गई। लाहौर कलंदर्स के आगे रन्स के अंबार लगा दिए। नौजवान बैटर यासिर खान की धुआंधार बैटिंग मुल्तान वालों के दिल जीत लिए। प्राइवेट हज के ख्वाहिशमंद 67,000 आज़मीन के मामले में पेशरफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी सफ़ीर हज कोटा बढ़ाने की दरख्वास्त लेकर सऊदी अरब चले गए। अहम पेशरफ के बाद मामला हल होने की कितनी उम्मीद है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश में पाकिस्तानी बहनों की धूम। महानूर और महविश अली ने गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। सहरिश अली सिल्वर मेडल ले आईं। फख्रे पाकिस्तान आज होंगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। और कोई रफीक नहीं किताब से बेहतर, लेकिन क्या जदीद दौर में कुतुब दीनी अपनी अहमियत खोती जा रही है? किताबों के आले दिन पर जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सोनिया सुंदस। मैं हूं सैयद फैसल करीम और उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। आज करनी है बहुत सारी बातें, क्रिकेट रिलेटेड भी, इसके साथ साथ IMF अब नई क्या शर्त लेकर आया है इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खित्ते में होने वाली उस एक्टिविटी का हम करेंगे तस्करा जिसमें एक मरतबा फिर भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए चंद ही घंटों में हमले का जो जिम्मेदारी धर दी है पाकिस्तान पे। आप सबको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में, जो कि सयाहती इलाका है। वहाँ पे 26 से ज़ायद जो सयाह थे उनको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। उसके बाद से लेके अब तक भारत का मीडिया, सोशल मीडिया सब के सब जंगजू बने हुए हैं और सारे के सारे हकीकी मुहर्रिकात जानने के बजाय चंद ही मिनटों में बवांगे दोहल पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। भारत जिस फुर्ती से खबर की दूसरी लाइन में ही पाकिस्तान का नाम डालते हैं ना, वो बड़ा ही कमाल है फैसल। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। सारी दुनिया जानती है कि भारत को सिर्फ मौका चाहिए होता है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार करने पर। मकबूजा कश्मीर के सियासी मुकाम पहलगाम पर जो सयाहों पर हमले के वाक़े के बाद एक बार फिर सभी को ये देखने में मिला है। हलाकतों पर ऑब्वियसली अफसोस है और वाक़े की हकीकी मुहर्रिकात के तदारुक के बजाय भारतीय टीवी चैनल्स पे बैठे कदीम ज़माने के जो जर्नलिस्ट हैं वही पुरानी बातें और वही सारे ड्रामे धराते नजर आ रहे हैं। जर्नलिस्ट से लेकर जर्नैल तक सबका यही मामला है। तो अब इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर जमील अहमद साबिक सफ़ीर, उसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ार हसन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आगाज़ में ब्रिगेडियर साहब आपसे करना चाहूँगा, हम एक मरतबा फिर देख रहे हैं कि एक अफसोसनाक वाक़या होता है। दिस गोज़ विदाउट सेइंग, ये हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि एक इंसान की जान जाना मतलब पूरी इंसानियत का नुकसान होना है। लेकिन एक मरतबा फिर भारत की वही पुराने मामलात, वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मामलात, और अब दे आर सेइंग कि जी रिटेलिएट बैक। सो मैं जानना चाहूँगा कि कुछ ही घंटे हुए हैं अभी, उनकी फौज को ये फ़ौरन पता चल जाता है कि किसने किया, लेकिन वो ये प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, विच मीन्स इट इज़ एन इंटेलिजेंस फेलियर। जी बिल्कुल, आई थिंक भारत का एक वतीरा रहा है। मैं सिर्फ इस रिकनेक्ट करूंगा, 2000 में बिल क्लिंटन का विजिट था और भारत का, और छत्तीस सिंहपुरा जम्मू के पास एक इलाका है जहाँ सिखों को मैसेकर किया गया 36/6 को। अभी एक कैप्टन राठौर हैं जो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड है और वो हाइडिंग में है वेस्ट में।
उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जो SFJ ने भी नशर किया, गुरपत्न सिंह पन्नू ने, जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया जी कि हमें डेथ स्क्वाड्स के तौर पे भेजा गया था कि ब्लिंकन का विजिट है और उससे पहले ये कार्रवाई करें। तो ये फॉल्स फ्लैग का एक सीरीज है और इतनी आई वुड से कि भोंडी प्ले बुक है कि फौरन ही आई थिंक विद इन 5 मिनट्स ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं। 2-3 बड़े बड़े सवाल हैं। एक तो पहलगाम जो है वो तकरीबन 350 किलोमीटर है अगर आप बाय रोड ट्रेवल करें पाकिस्तानी लेट्स से इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल से, अगर आप लेट्स से कोटली से जाते हैं। और क्लेम भारत ये कर रहे हैं जी कि चूंकि वहाँ पे अमन शांति है तो ये पाकिस्तान आर्मी के कोई रिटायर्ड लोग थे या देयर इज सम रेजिस्टेंट फ्रंट जो पाकिस्तान आर्मी ने भेजे और वो क्रॉस करके आए वो 350 किलोमीटर, जहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है विद इन एंड ऑन द LOC और CPRF देख लीजिए, उनके बाकी राष्ट्रीय राइफल्स है, हैवी डिप्लॉयमेंट है और ये टूरिस्ट सीजन है, इसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक डिप्लॉयमेंट होती है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी आई थिंक भोंडी और मज़ा का चीज़ है। दूसरा जो है वो ये है कि अभी तक सिवाय एक जो डेड बॉडी अनफॉर्चुनेटली जो खातून दिखाई गई, एक डेड बॉडी नहीं दिखाई उन्होंने, कोई वेपन नहीं दिखाया कि ये भूत थे जो गायब हो गए, इनको मार के और दे ट्रेवल 350 किलोमीटर। तो उसकी बॉडीज किधर हैं? अगर वो कह रही है कि मैसिव इसमें और कैजुअल्टीज हैं, लोग इंजर्ड हैं, तो वो इंजर्ड किधर हैं, कौन से हॉस्पिटल? कोई इवैक्यूएशन नहीं दिखाई गई, वरना आपको पता है कि अगर इस तरह का सबूत उनके सामने हो तो मेरे ख्याल में इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो मोदी साहब विजिट कर रहे हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का और वहाँ पे भी एक परसेप्शन बनानी है कि टेररिज्म का साफ ज़ाहिर है जब एक वाक़या होता है तो उस पर बातचीत होगी तो उससे कुछ स्टेटमेंट आएगा। और अभी ऑलरेडी इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कहा जी कि प्रिंस सलमान ने इसको कंडेम किया, साफ ज़ाहिर है हम भी कंडेम कर रहे हैं और उसको दे आर ट्राइंग टू नाउ लिंक इट कि जी प्रॉब्ली उनको समझ आ गई है, हालांकि आई डोंट थिंक सो कि ये विद इन मिनट्स हमने वाली। दूसरा JD वैंस गए हुए हैं अमेरिका से भारत वाइस प्रेसिडेंट, और अगर आप रिकॉल करें बिल्कुल रिंग करती है वही प्ले बुक कि पहले बिल क्लिंटन आया और ये खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जी चूंकि वो आए होते हैं हाई डिग्निटरी तो ये वाकया होता है। तो ये क्यों होता है? इस तरीके से जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की अच्छी बातचीत होने लगती है तो इस तरीके से कार्रवाई की जाती है। मेरे ख्याल में कोई शर्म आनी चाहिए। फर्ज करे किसी ने किया भी है, लेट्स से अगर रेजिस्टेंट फ्रंट नहीं किया TRF ने, तो फिर ये 10 लाख सूरमा क्या कर रहा है वहाँ पे? व्हाई इंडिया स्पेंडिंग सो मच ऑफ बजट? तो मेरे ख्याल में दिस इज टोटल नॉनसेंस। हाँ ये जरूर है कि जितने जर्नैल और स्वांग सेरेन वगैरह को देख रहे हम रिटेलिएट करेंगे और इस दफा उन्हें ये बता दे जी कि स्विफ्ट टॉट 1 में तो 2 जहाज गिरे थे, स्विफ्ट टॉट 2 जो है वो जॉब ब्रेकिंग होगा, समझ नहीं आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जमील साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, भारतीय रवैया या ये कह लें कि जो भी वो ड्रामेबाजियाँ अपनी करती चले आए, बजाय अफसोस करने के जो भी हुआ बहरहाल गलत हुआ, बजाय अफसोस करने के लिए भारत की पाकिस्तान के ऊपर सीधा इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं। ये रवैया अमन के लिए, खित्ते के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? ज़ाहिर है खित्ते की अमन क्या, बल्कि इस खित्ते की अमन क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं उसकी वजह से दुनिया भी हमेशा फिक्रमंद रहती है। लेकिन इस इंसिडेंट की अगर आप बात कर लें तो ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो इंडिया ने हमेशा अपनी उंगलियां पाकिस्तान की तरफ उठाई हैं और उसके मकासद होते हैं। इंडिया इससे अपना पॉलिटिकल मफाद और जियो पॉलिटिकल मफाद हासिल करना चाहता है। आपने अभी सुन ही लिया ब्रिगेड साहब को कि वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं अमेरिका के, और जब ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलेगी तो जिस तरह पहले ये कोशिश करते रहे हैं कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में जब भी कोई अमेरिका से ख़ास कोई डेलीगेशन या कोई अहम शख्सियत आता है तो उस वक्त वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा देते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक उनकी जो नैरेटिव है, हर्जा सराई है, उसको तक़वियत मिले। तो 2016 में जब ओबामा आए, आप देख लें उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट को उन्होंने किया। 2018 में जब उन्होंने इसी तरीके से ब्लिंकन आए या पॉम्पियो आए तो उसी तरह ब्लिंकन आया 2021 में, इसी तरह हुआ। तो इसी तरह ये पूरी फहरिस्त है और पूरी इसकी मौजूद है रिकॉर्ड पर कि किस तरह वो जॉइंट स्टेटमेंट में चीज़ें और फिर उस जॉइंट स्टेटमेंट को फिर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यूएनओ में अपना ये हमेशा एक राग लापते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसकी वजह से ये अपना जैसे कहते हैं कि नैरेटिव बेचते हैं। अगर ऐसी बात उनके है तो दुनिया को और पाकिस्तान को ये सवाल उठाना चाहिए। अभी मैंने सुना नहीं, वो पाकिस्तान के एम्बेसीज को, पाकिस्तान को आज ही चाहिए कि तमाम एम्बेसडर जो दुनिया के हमारे पास कैपिटल में मौजूद हैं, जो यहाँ हमारे पास सफ़ीर हैं,
उनको बुला के ब्रीफिंग दें इस पर और कहें कि जी ये मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जो कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक रेजोल्यूशन नंबर 47 के मुताबिक जो कि डिप्लॉय किए गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उन्हें भेज दें। क्यों नहीं इजाजत देता है इंडिया? पाकिस्तान तो इजाजत देता है जहां चाहें जब चाहें अपने हमारे आजाद कश्मीर में और देखें जो इन्वेस्टिगेट करना है। ये मिलिट्री ऑब्जर्वर कभी नहीं इंडिया इजाजत देता है कि जो सामने हकायक है सामने आ जाए, वो कभी भी नहीं करेगा। इतना बड़ा हमारे पास ये है, इन्होंने ये नहीं किया। दूसरी बात ये है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ये सिलसिला इन्होंने जो बनाया है वो आप देखेंगे कि जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट उसके जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ने तो जो कहना है अभी सुन लेंगे हम कुछ जैसे कि पहले होता रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से एक बयान आया है कि उनको शदीद सदमा पहुंचा है इससे। जाहिर है वहां भी पूरी लॉबी है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि वहां जो इजरायली लॉबी है उसके साथ इंडियन लॉबी का एक गठजोड़ सा हो गया है, जिसकी वजह से जब कोई ऐसा नैरेटिव पेश किया जाता है तो उसमें इनको वहां की मशीनरी से, वहां की स्टेट मशीनरी से काफी एक ठीक है मिल जाती है। मैंने भी ये ट्वीट देखा है डोनाल्ड जे ट्रम्प का। लेकिन वकार साहब दो चीज़ें, एक तो ये कि इत्तलात ऐसी भी हैं कि इनिशियली जो गन शॉट्स में हलाक हुए हैं वहाँ पे भारतीय सैया, उनकी तादाद इतनी नहीं है क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ सिर्फ या तो खच्चर घोड़े जाते हैं या फिर पैदल ट्रैक है, यहाँ हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए पहुँचते पहुँचते इतना लॉस हुआ। इंजर्ड थे, बचाया जा सकता था, लेकिन दैट्स गोज विदाउट सेइंग कि वट एवर हैपेंड वेरी बैड। दूसरी चीज़ जो कि जमील साहब भी कह रहे हैं, डोनाल्ड जे ट्रम्प का ये ट्वीट, ना द थिंग इज़ कि यही अमेरिका है जो नाम लेके, यही कनाडा है जो नाम लेके हरदीप सिंह निज्जर का मामला हो कि कोई भी मामला हो, वो नाम लेके उनके पास वो सबूत भी मौजूद हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं उन भारतीय एजेंटों की जो इन ममालिक में बैठ के टारगेट कर रहे हैं इन ममालिक के शहरियों को। बट इन दिस ट्वीट आई हैवंट हर्ड एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान, राइट? तो ये लॉबी इन्होंने जितनी भी करने की कोशिश की और जो इन्होंने टाइमिंग बनाने की कोशिश की कि पीएम सऊदीया में हो, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो और उसके बाद इस तरह की चीज हो जाए, मेरे ख्याल से जमा नहीं मामला। जी, आई थिंक दुनिया भी सियानी होगी और आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पिछले 2 साल में आई थिंक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया, बिकॉज वहाँ पे चीज़ें हुई जिसमें हरदीप सिंह निज्जार का मर्डर है और लोगों ने देखा, वेस्ट से भी देखा। इसमें 3 आई थिंक बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स हैं। एक अवतार सिंह खड्डा का यूके में हुआ है, लेकिन चूंकि ऋषि सुनक और प्राइम मिनिस्टर तो ये लोग दबा गए थे। दूसरा कनाडा में, और तीसरी अटेम्प्ट हुई गुरपतवंत सिंह पन्नू पे जो एक अमेरिकन सिटीजन है। तो वेस्ट ने देखा, 5 आईज जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कोऑर्डिनेट करती हैं कि यार ये तो बिल्कुल दे आर गेटिंग आउट ऑफ सॉक्स कि अभी नाउ दे हैव स्टार्टेड। चलो पाकिस्तान का तो ठीक है, ज़्यादा परवाह नहीं होती थी, डिस्पाइट के हमारे पास सबूत हैं, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बलूचिस्तान है, जहाँ पे उन्होंने एफर्ट की है कि वहाँ पे भी आके दे आर कमिंग टू आवर होम एंड किलिंग आवर पीपल, तो वहाँ पे दे पुट देयर फुट डाउन। और भारत के लिए बड़ा मुश्किल, अभी भी देखिए ट्रायल हो रहा है, जो इनके रॉ के ऑफिसर्स हैं उसमें कुछ ऑपरेटर्स तो एक्सट्राडाइट हो चुके हैं, आई थिंक चेक रिपब्लिक से उनको वाशिंगटन लाया गया और अभी बाकियों का ट्रायल हो रहा है। तो भारत के लिए ये भी बड़ा आई थिंक अनहोनी सी चीज़ थी कि सो कॉल्ड उनका जो बोगी बनाई टेररिज्म की वो पाकिस्तान है और भारत पर इल्जाम आ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि चूरन जो है पुराना हो गया, दैट्स व्हाई आई थिंक ट्रम्प वाज आल्सो वेरी केयरफुल। या अगर जैसे सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी दिया तो साफ ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम जब आप सुनेंगे तो आप रिएक्शन तो देंगे जी कि हमें बड़ा अफसोस हुआ और हम कंडेम करते हैं। तो मेरे ख्याल ऑल दैट, लेकिन द वे इंडियन मीडिया इज नाउ बेसिकली वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, ये आई थिंक बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान शुड बी वेरी केयरफुल कि इस तरह की हरकत अगर हमारे इंशाल्लाह रिस्पॉन्सेस तैयार होते हैं। और लास्ट टाइम भी ऑनेस्टली पाकिस्तान एयरफोर्स को हैव शॉट डाउन 8 एयरक्राफ्ट, ये सब सबूत है इसका। तो 2 पे हमने इत्तेफाक किया कि ठीक है 2 करके भेज देते हैं अभी लंदन को। तो मेरे ख्याल में आई थिंक दे विल गेट अ ब्लडी नोज, दे कैन ट्राई इट। लेकिन आई थिंक वकार साहब अभी आपने कहा, जी वकार साहब अभी आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो तैयार है। भारत माजी में भी काफ़ी शरारती रहा है, फॉल्स ऑपरेशंस एंड ऑल, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जो भी ड्रामे हैं। अगर इस बार भी भारत कोई शरारत करता है तो पाकिस्तान कितने कप चाय बना के रखे? वैसे कॉफी भी बहुत अच्छी मिलती है पाकिस्तान में। जी, अभी चाय के कप जो है मेरे ख्याल पाकिस्तान नेवी को भी तैयार करने चाहिए और एयरफोर्स को भी और आर्मी को भी, और इंशाल्लाह ताला यू विल सी द रिस्पांस। और मेरे ख्याल में ये आई थिंक एक कैलकुलेटेड मूव है इंडिया की कि जी अभी इसको लिंक करें दावर राना की जो एक्सट्रेडिशन हुई है, जो बड़े ट्राइंग, हालांकि वो कैनेडियन सिटीजन है, तो उसका भी आप लिंक करेंगे। केस बनाया जा रहा था कि यार क्योंकि देखें शिकार तो पाकिस्तान है, जाफर एक्सप्रेस पे जब अटैक होता है तो लाइव टेलीकास्ट होता है भारत से,
डोंगरे बजाए जाते हैं, उसके बाद देवर लिटरली सेलिब्रेट, पाकिस्तान में सेलिब्रेट नहीं कर रहा, अफसोसनाक। दूसरा ये कि सबसे बड़ी चीज है कि अभी भी हमारे सामने कोई सबूत नहीं आया कि अगर इतनी हाईटेक फौज है इनकी और 10 लाख फौज वहाँ डिप्लॉयड है कि कोई ट्रेस ही दे दें, कोई वेपन सिस्टम, कोई तस्वीर दिखा दें टेररिस्ट की। एक मैंने देखी है खातून की, अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड को मारा गया, वो कह रही आईडी कार्ड देख के मारा गया। भाई आईडी कार्ड तो देख के BLA मारती है बलूचिस्तान में, जो आप जो चला रहे हैं बेसिकली रॉ की प्ले बुक है, व्हाई वी शुड डू इट। तो मेरे ख्याल में ये आई थिंक दे हैव नॉट बीन एबल टू कम अप। मुझे एक तस्वीर दिखा दे जो 26 तक से अनफॉर्चुनेटली अगर लोग मारे गए उनकी तस्वीर दिखा दे। बाकी अगर ये हुआ है तो फिर इसके लैप्सेस हैं, फिर आप देख लें कि इस पूरे इलाके में आप कह रहे हैं कि जी वहाँ पे तो म्यूल ट्रैक्स है और वहाँ पे इवैक्यूएशन इतनी मुश्किल थी। तो इसका मतलब है बल्कि ये सवाल उठाया जा रहा है भारत में भी, और कश्मीर के अंदर से आई थिंक काफी ज्यादा रिजेंटमेंट है। एक्चुअली जो कश्मीरी हैं ऑक्युपाइड कश्मीर से वो कह रहे जी कि ये फॉल्स फ्लैग है और ये कोई नई चीज की एब्सोल्युटली। और अभी ये आवाज़ें मजीद तेज़ी से अंदर आती आ रही हैं। आखिर में जमील साहब, नाउ आप थोड़ा सा बता भी चुके हैं, बट स्टिल आई वांट यू टू टेल कि ये बात ठीक है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि दुनिया सियानी हो चुकी है, वो इतने आसानी से किसी धोखे में नहीं आती, बट स्टिल पाकिस्तान नीड टू बी ऑन इट्स नीज। आप कभी भी ऐसे अय्यार दुश्मन पे भरोसा नहीं कर सकते जो अपने ही लोगों को अपने ही मुल्क के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट मैनी टाइम्स। सो डिप्लोमेटिकली हमारा मामला क्या होने चाहिए, ये बताइए। डिप्लोमेटिकली तो हमें इस चीज़ से, इस नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव पर बयान करने के लिए अपने तमाम मिशन को बताना चाहिए कि वो पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत जहाँ जहाँ हमारे एम्बेसीज हैं वहाँ वहाँ उनको क्लियर करनी चाहिए इस बात को। और ये मकसद क्या है, ये मकसद भी साथ में हमारे मिशंस को बताना चाहिए, हमारे मीडिया को बताना चाहिए कि मकसद तो इसका ये है कि जो वहाँ जायज़ किस्म की, जो कि जनरल असेंबली के 2649 रेजोल्यूशन के तहत जो फ्रीडम मूवमेंट का अख्तियार है दुनिया में किसी खिते में भी जहाँ के इस किस्म के माहौल हो, तो वो वहाँ उस फ्रीडम मूवमेंट को हमेशा के लिए दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं। मैंने तो एकदम बिल्कुल लिटमस टेस्ट का सामने रख दिया है कि दुनिया अक़वाम को ये बताया जाए कि ये आपने मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास किया है नंबर 47, आप ही भेज दें। मतलब कल इंडिया को अगर इतना फेयर था, वाकई में अगर ये वाकया वो समझता है कि सच्चा है और वो अगर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना चाहता है, तो मिलिट्री ऑब्जर्वर तो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो दुनिया के दूसरे ममालिक के हैं, उनको फौरन बुलाता, जिस तरह हम बुलाते हैं। हम कहते हैं आओ देखो, जिस तरह अमीन नंडल का हुआ, हमने मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को एब्सोल्युटली सर, चीजें वही दिखा सकता है जिसके पास सबूत हो, और भारत हमेशा की तरह वो अब अपने मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू वॉर मॉन्गरिंग करेगा, सबूत तो देगा नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार से हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पे हमसे गुफ्तगू। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। फिर क्रिकेट अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भाई PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली है। मुल्तान में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पे 228 रन बनाए। जवाब में 229 रन 229 रन के हदफ के जवाब में लाहौर कलंदर्स की टीम ने 20 ओवर में 195 रन बना सकी और उससे 33 रन से शिकस्त हासिल हो गई। और दूसरी जानिब खेल से जुड़ी मजीद खबरें भी हैं। भारत में IPL में मैच फिक्सिंग का नया पेंडोराज बॉक्स खुल गया है। तो इसी सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, क्रिकेट एक्सपर्ट। अवैस अस्सलाम वालेकुम। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। हैदर भाई पहले तो ज़रा कल के मैच की बात कर लें। फाइनली मुल्तान सुल्तान्स ने अपना खाता खोल लिया है ड्यू टू सम शेयर ब्रिलियंस बाय देयर मेकशिफ्ट ओपनर, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। शे होप इंजर्ड हुए और उनकी जगह दूसरे ओपनर आए यासिर खान। कमाल उन्होंने बैटिंग कर दी, उन्होंने दागबेल डाल दी, उसके बाद तो फिर बाकी सारी रसूमात ही थी। तो प्लीज़ शेड लाइट ऑन यस्टरडेज मैच। देखा जाए तो एक क्रिकेट के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच था और मुल्तान के लिए तो बहुत ज़रूरी था ये मैच, क्योंकि मुल्तान की परफॉर्मेंस पिछले मैचों में काफ़ी ख़राब थी और मुल्तान की टीम सबसे ज़्यादा ख़बरों में है इस वक्त। उनके जो ओनर है उनका जो बयान था, उस स्टेटमेंट था कि PSL की कोई अपनी पहचान नहीं है और PSL में कोई कशिश नहीं है कोई किसी किस्म की। तो उस वजह से मुल्तान पर वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। फिर मुल्तान की टीम को लाहौर के साथ हमेशा अच्छा मुकाबला हुआ है लाहौर और मुल्तान का, लेकिन कल जिस तरह मुल्तान ने बैटिंग की है वो वाकई बहुत ज़बरदस्त थी। शायद ऐसा लगता था कि बड़ी अच्छी प्रिपरेशन करके आए
हालांकि पिच इतनी ज़्यादा बैटिंग विकेट नहीं थी जितना कि उनके बैट्समैनों ने जितने ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग की है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो लाहौर कलंदर्स ने बॉलिंग में भी कुछ गलतियाँ की हैं। कुछ उन्होंने अपनी बॉलिंग में ऐसे जो है रिलैक्स होकर बॉलिंग की जिसकी वजह से मुल्तान के बैट्समैनों को मौका मिल गया इतना बड़ा स्कोर करने का। फिर बॉलिंग में जब आपके सामने इतना बड़ा हदफ हो तो आपके लिए आसान नहीं होता उसे चेस करना, फिर आप प्रेशर में रहते हैं। फिर लाहौर कलंदर्स में एक ही बैटर हैं फ़खर जमान, जिनसे आप उम्मीद कर सकते थे कि वो बड़े स्कोर को चेस करें, और उन्होंने कोशिश भी की। ऐसा 10 रन का वो जब तक वो आउट नहीं हुआ 10 रन का एवरेज लेके चलते रहे, लेकिन कब तक चलेंगे क्योंकि दूसरे जो बैटर्स थे वो साथ नहीं दे रहे थे। डैरल मिचेल थे, वो नहीं सही बैटिंग कर पाए। फिर उसके बाद उनकी और भी ओपनर जो थे नहीं, वो भी अच्छी बैटिंग नहीं कर। वैसे हैदर साहब अभी आपने कहा कि बड़ी रिलैक्स जो थी वो बॉलिंग थी। और मैचेस कोई रिलैक्स होकर तो खेले नहीं जाते, मुकाबला तो जब भी होता है जब दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग पार्टीज हों। तो अगर इतना रिलैक्स थे तो वो क्या करने आए थे, खेलने नहीं आए थे? क्यों इतना रिलैक्स थे वो? देखिए ये जो T20 क्रिकेट, हाँ ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ये आप उसको एक इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट के साथ compete नहीं कर सकते, उसके साथ कोई इसका लेवल जो है आप उसको नहीं मिला सकते हैं। यहाँ पे ऑन द डे ये लोग ये सोचते हैं कि ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट के जो असल मकसद है पैसे बनाने का वो इनका पूरा हो चुका है या हो चुका होता है। इस वजह से वो इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को यूटिलाइजिंग करना चाहते हैं। फिर मुल्तान में कल आपको पता है 45 टेम्परेचर था, 45 टेम्परेचर में चाहे रात का भी वक्त हो बहुत ज़्यादा, और फिर मुल्तान में जो है वो ऑक्सीजन भी कम होती है गर्मी में मौसम में, तो शायद हो सकता है कि उनको ये भी इंस्ट्रक्शन मिली हो कि भाई देखिए हमने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं कि हमने कौन सा मैच उसमें ज्यादा एनर्जी अपनी लगानी है, किसमें कम लगानी है। लाहौर कलंदर्स के लिए कम आ रही थी। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट एज वेल। अच्छा हैदर भाई, नाउ द थिंग इज के चले मुल्तान इज ऑफ द ब्लॉक्स नाउ, अच्छी चीज़ हो गई, उन्होंने अच्छे से इसको, हालांकि इफ़ यू गो ऑन द वेदर, आई एम सॉरी मुल्तान के टीम में मुल्तानी नहीं है, दे ऑल हेल फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, सो उनके लिए और मुश्किल होना चाहिए था। बट अच्छा अब ज़रा हम ये कल के मैच की तुमने बात कर ली, ज़रा पड़ोस चलते हैं और वहाँ पे जो मैच फिक्सिंग की बातगश्त हुई है, सवाल मेरा ये नहीं है हैदर साहब कि जी मैच फिक्सिंग हो गई, ओहो अब क्या होगा, क्या कोई बैन होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी। सवाल ये है कि अगर ये खबर आ गई है तो कोई आईपीएल का क्या बिगाड़ लेगा, राइट? For every dollar that is invested on cricket, 80 cents are yielded by Indian Cricket Board. तो पैसे आगे कोई कुछ क्या बोलेगा? ये पहली मर्तबा हुआ है, ये जो 2 रन से हारी राजस्थान रॉयल्स और उसमें फिक्सिंग का इन पे इल्जाम लगा है, ये पहली बार हुआ है। पूरी की पूरी टीम पे फिक्सिंग का इल्जाम लगा था और उसमें जो नाम थे वो थे बहुत बड़े, महेंद्र सिंह धोनी। क्या कर लिया? आज वो पूरी की पूरी टीम खेल भी रही है, नोबडी केयर्स। देखिए आईपीएल तो सबसे ज्यादा बदनाम लीग है दुनिया में। आईपीएल में जितनी फिक्सिंग होती है, आईपीएल में जितनी छोटी बाउंड्रीज रखी जाती हैं, आईपीएल में जितना आपको क्लियरली नजर आता है कि वहाँ पे एक टीम जो है वो सिर्फ मैच मैदान में मुकाबला करने नहीं आई है बल्कि दूसरी टीम को जितवाने आई है। मतलब आईपीएल पे तो बहुत ज्यादा उंगलियां उठती है, लेकिन आईपीएल मसला ये है कि आईपीएल इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है और वो इतना ज्यादा रेवेन्यू देते हैं आईसीसी को, आईसीसी दुनिया की क्रिकेट को, कि कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। आप मुझे बताएं आईपीएल छोड़िए, चैंपियंस ट्रॉफी में जो अभी 2-3 महीने पहले ही हमारे यहाँ गुजरा है, उसमें क्या किया इंडिया ने? पूरा एक इवेंट आपका जो वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट होता है, आपने उसको अपनी हठधर्मी से, अपनी अना से बर्बाद कर दिया। लेकिन अब खुद फंस गए। देखें अभी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया, वो समझ रहे थे पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो अब इंडिया से बाहर इंडिया को मैच खेलने नहीं पड़ेंगे। अब इंडिया की टीम को पाकिस्तान से श्रीलंका या दुबई जा, यानी आप क्रिकेट को जब बर्बाद करने की कोशिश करते हैं तो क्रिकेट भी आपको एक ना एक दिन बर्बाद जरूर करती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्रिकेट अपनी मर्जी से चलाते हैं। अब आईपीएल में जो फिक्सिंग है वो नई बात तो नहीं है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो है, उनके जो पुराने विजय जो उनके ऑनर थे वो लगते रहे, विजय मालिया पे इल्जाम लगते रहे कि वो किस तरह फिक्सिंग कराते रहे। फिर उसके अलावा मोदी जो उनके आईपीएल के सेक्रेटरी थे, ललित मोदी, उन पे इल्जाम लगते रहे। फिर उसके बाद एक टीम को तो बैन भी किया गया इंडिया में आईपीएल में सिर्फ फिक्सिंग की वजह से,
जब उनकी इतनी ज़्यादा, क्योंकि अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को बाहर लाते हैं और दुनिया को बताते हैं। लेकिन आईपीएल जो है, आप ये देखें, पीएसएल आप जितना भी नीचे समझ लें उसका मयार कम है, लेकिन हमें क्रिकेट नज़र आती है पीएसएल में। आईपीएल में आपको क्रिकेट नहीं, सिर्फ ग्लैमर नज़र आता है, पार्टियां नज़र आती हैं, पैसे की फरावानी नज़र आती है, और वहाँ पे फिक्सिंग जो है, कितने लोग हैं जिनको वहाँ से बैन किया, आईसीसी ने खुद बैन किया कि भाई तो हैदर भाई उनके अपने जो वेटरन प्लेयर्स हैं वो बोलने लगे कि फॉरेन प्लेयर्स तो हमारे छुट्टी मनाने आते हैं, हम क्यों। मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में कुछ मामलात हम देखेंगे, क्योंकि भारत ने जो हेजमनी की है, इट विल बैक ऑन देम। चले, बहुत शुक्रिया। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे। क्रिकेट में हम बात कर रहे थे, अब हम ब्रेक की भी बात कर लेते हैं। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अब जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं उस सेगमेंट का नाम चेंज करके हीरो पाकिस्तानी से अली सिस्टर एंड इट गोज़ विदाउट फर्दर अड्यू। हमारे साथ आज कौन है? वो 3 बहनें कि जिन्होंने मतलब कि तबाही मचाई हुई है। दे ऑस्ट्रेलिया टूर हो, ब्रिटिश ओपन हो, एनीवेयर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इन तीनों बहनों की धूम मची हुई है। और हमने इनको जो ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश, उनसे पहले भी बुलाया था इस टूर्नामेंट से। उन्होंने वादा किया था कि वो 2 वादे थे, बिल्कुल दोनों पूरे हो गए, जीतेंगे और आएंगे वो भी हो गया। और बल्कि मैं उनसे ये कह रही थी कि हम पीछे ना फोंडा में इनको कमरा दिला देते हैं कि जीत के आओ, सीधा यहीं आओ, सीधा स्टूडियो में बैठो। तो भाई हम विदाउट टेकिंग एनी टाइम हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खास से सबसे रेगुलर गेस्ट यही है हमारे। एब्सोल्युटली। और मतलब कि इतनी अच्छी बात है कि आज से ज़्यादा नहीं, अरसे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले वी वर वीपिंग अबाउट कि जी हमारी जो सिचुएशन है स्क्वॉश की। वैसे अभी हम उनसे बात करेंगे, दिल टेल कि जी सिचुएशन उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है इन फैसिलिटीज़ वाले मामला में है वो, बट स्टिल इसके बावजूद भी अगर ये ऑस्ट्रेलिया से लेके, बरतानिया से लेके दीगर ममालिक में अपना नाम रोशन कर रही हैं। अच्छा, इस सारे मामले में होता पता है क्या सोनिया? हम एक शख्स को हम भूल जाते हैं इंट्रोड्यूस कराना हमेशा से, जो इनकी कामयाबी के पीछे सबसे जो है अहम किरदार है इनके वालिद का। वो मेरे सामने ही बैठे हैं और मैं उनका गायबाना जो है उनका शुक्रिया भी अदा कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर डॉटर्स लाइक दिस। तो जनाब अली, शुरू करते हैं। जीत गई हैं आप माशाल्लाह से एक बार फिर। हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनवाइट करने के लिए और इतनी हमारी तारीफ़ करने के लिए। तारीफ के काबिल हैं आप तीनों माशाल्लाह। बट जो आपको मतलब तारीफ़ करते हैं उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है आगे जाने की और टूर्नामेंट्स खेलने की। सो आई थिंक दिस ऑल ऑफ दिस मीन्स अ लॉट टू अस। तो थैंक यू सो मच। और जीतने की खुशी तो ऑफ कोर्स होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उस बात की होती है कि आपकी कंट्री का नेम लेके आपका नाम लिया जाए और आपको अंदर बुलाया जाए, आप फ्लैग लेके अंदर जाए को। सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस। एंथम प्ले होता है उसमें? नो नॉट प्रॉब्ली, बट स्टिल फ्लैग को रिप्रेजेंट करना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ भाई, माशाल्लाह से कांग्रेचुलेशंस अगेन। अच्छा, इस सब में हम हमेशा से आप लोगों से ही बात करते हैं कि जी द रूटीन एंड द ओपोनेंट्स, आज हम ये बात नहीं करेंगे। आप लोग वापस आए, आप लोगों को एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए कौन आया फ्रॉम द अथॉरिटीज? आई शुड नॉट से दैट, बट नो वन या नहीं आया। एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग ने एक तो सुबह की भी फ़्लाइट थी, सुबह सवेरे को मुश्किल से कोई आता है और कोई जागता भी है सुबह। तो अभी हमारा रियल रिसेप्शन जो है तो वो पेशावर एयरपोर्ट पे होगा, जिसमें हमारी सारी फैमिली और फेडरेशन की जो ऑफिशियल है, इरफान सर, कमर जमान सर, उनने भी हमें बहुत सपोर्ट किया हमारी जर्नी में अभी तक, और अभी भी हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते आ रहे हैं। तो इरफान सर जो मतलब डायरेक्टर एकेडमीज़ हैं, वो हमें वहाँ पे रिसीव करने आएंगे और इंशाल्लाह देखते हैं वो कैसा होता है। अच्छी बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे ऑफ एयर, ये 6 मंथ्स अमेरिका में गुजार के आए हैं और इन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग्स ली हैं, जिससे इसका हाथ बहुत अच्छा हो गया। तो मैं इनसे पूछ रही थी, बल्कि मैं चाहूँगी कि हम यहाँ पे भी लोगों के सामने आप इस बात को ज़रूर डिस्कस करें कि वहाँ की ट्रेनिंग्स में यहाँ की ट्रेनिंग्स में कितना फ़र्क था। उन ट्रेनिंग्स के लेने के बाद यू सेड कि मेरा हाथ और मज़ीद अच्छा हो गया, जो मेरे फ्लॉज थे मैंने उसके ऊपर काम किया। तो आप ये बताएं कि क्या चेंज देखा आपने इसमें? टू बी ऑनेस्ट, हर चीज़ मैटर करती है आपके कोच पे, आपकी ट्रेनिंग पे। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे कोच है कामा खान, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कामा खान,
K2 स्क्वॉश में मैं ट्रेनिंग करी थी और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि शुरू से उनको मेरी जो वीकनेसेस, मेरी मिस्टेक्स जितनी थी उनको पता थी, उन्होंने उन पर काम किया, लाइक दिल से काम किया कि यार कि मैं इनको अच्छा बनाना चाहती हूँ, हम तीनों बहनों को। तो उनने मेरे एक एक वीकनेस पे काम किया, एक मिस्टेक्स पे काम किया। उसको शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई थी, बहुत ज़्यादा। आई वाज लाइक मैं क्या थी, बस मुझे नहीं करना, मैं बस जो हो रहा है सही है। बट नो, फिर उनने मुझे मोटिवेट किया कि नो, यू कैन डू इट। सो आई थिंक इट मैटर्स लाइक अ लॉट ऑन कोच एंड ट्रेनिंग। और बाकी फ़िटनेस वहाँ की बहुत अच्छी है, आपको जो न्यू चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, आप बहुत न्यू एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं कि क्या करना होता है, कैसी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक स्टिल वो लोग वही सेम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोग कुछ न्यू वर्जन नहीं ला रहे ट्रेनिंग का। यस, कुछ न्यू वर्जन, कुछ जो लाइक नई स्क्वॉश है, कोई नई टेक्निक्स है, टैक्टिक्स है, वो लोग वो नहीं ला रहे। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में कोई वहाँ से इंटरनेशनल करते हैं, जैसे क्रिकेट में हम बुलाते हैं, तो वहाँ से कोई अभी तक कोच आया है ऐसे इंटरनेशनल कोच स्क्वॉश को सिखाने के लिए? नो, आई डोंट थिंक सो। हमारे जितने भी कोचेस हैं आई थिंक वही कर रहे हैं। तो मुझे ये हमें क्या ज़रूरत है, हमारे पास स्क्वॉश में लेजेंडरी नाम जिनसे पूरी दुनिया कांपती है। और इससे मैं आप देख रहे होंगे कि तीनों बहनों ने जो है मेडल जो पहना है ऑस्ट्रेलियन स्क्वॉश। ठीक है जनाब, तो ऐसा होता है कि आप अब कोई टूर्नामेंट है, आप तीनों वहाँ पहुँच जाएं और आपके पीछे बात शुरू हो जाए, यार देखो फिर ये लोग आ गए हमारे बहुत सारे मेडल्स तो बढ़ गए। ऐसा होता है? पहले नेशनल्स में होता था, जब भी हम नेशनल खेलते थे। पहले तो जब स्टार्टिंग में हमने नेशनल खेलना स्टार्ट किया, तब तो किसी को पता ही नहीं था हम लोग कौन है। तो हम लोग जाते थे और एकदम से मैच जीते थे, वो हैरान हो जाते कि ये कहाँ से आए। फिर जब हमें सब जानने लगे और हम लोग जीतने लगे, तो जब भी हम नेशनल खेलने आते थे कहते बस हमें नहीं खेला, हमें खेलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा ऐसे तो बंदा नहीं बोलता। मतलब मैं उन्हें कहती थी कि आपको खुद को तो मोटिवेशन देनी चाहिए थोड़ी सी, कि मैं एटलीस्ट फाइट तो करूं। तो मैं उनको यही कहती थी कि आप पहले से डिसाइड नहीं किया करो, क्या पता मैं भी पहले से कभी डिसाइड नहीं करती कि ओ मेरा फाइनल इस साथ आएगा। मैं पहले से डिसाइड कुछ नहीं करती, क्योंकि जब मैं करती तो मैं हार जाती। अच्छा, जरा अपने मेडल्स की कहानियाँ तो बताइए, कौन कौन सी चैंपियनशिप में मेडल आपने उठाया है, किस किस हरीफ को हराया है? सारी टोटल बताऊं? नहीं, जो भी आप बताना टोटल तो पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में मैंने फाइनल खेला और मैं फाइनल हार गई सैडली, लेकिन मैंने 3-2 खेला और वो बहुत ज़्यादा क्लोज मैच था। 1 घंटे का मैच चला और वही लड़की के साथ जिसके साथ मैं 5 बार खेल चुकी हूँ और उससे मैं 3 बार जीत चुकी हूँ और 1 बार हारी हूँ। किया था अच्छा, वो भी काफी ट्रेन। जी, कौन सी कंट्री के ओपोनेंट थे? जापानीज नंबर 1 थी अंडर 15 में। तो उसको मैं मलेशिया में भी हरा चुकी हूँ, स्कॉटलैंड में भी हरा चुकी हूँ, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ट्रेनिंग करके आई थी। हम दोनों का बहुत ज़्यादा क्लोज मैच गया, मैं उससे 2 गेमों में बहुत लीड में थी, लेकिन बस मिस्टेक की वजह से हार गई। अच्छा, आप लोगों की इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है? इंटरनेशनल मेरी करंटली जो है तो एशिया नंबर 1 है और यूरोप नंबर 1 है अंडर 13 कैटेगरी में, और पाकिस्तान में जो है तो अभी नंबर 1 है वुमेन सीनियर में। मैं पाकिस्तान में 15 नंबर 1 हूँ और यूरोप में नंबर 2। और मैं और यूरोप में मैंने इतना ज़्यादा नहीं खेला, सो मेरी टॉप 5 में आ रही है रैंकिंग। और बाकी पाकिस्तान नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह, सीनियर में भी, अंडर 19 में भी, और बाकी सीनियर में भी मैं, क्योंकि मैं यार टूर्नामेंट ज़्यादा क्योंकि खेलती नहीं हूँ यार टूर्नामेंट। मैं ज़्यादातर यूएस में ही खेल रही थी टूर्नामेंट्स, पीएसए के हो गए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीनियर लेवल पे ज़्यादा खेलूँ। जैसे 15 से अबव जब आप हो जाते हो, आप पीएसए खेलना स्टार्ट करते हो, तो मेरे कोच यही कहते हैं कि आप पीएसए पे ज़्यादा फोकस करो, उधर और ट्रेनिंग करके जाओ, तो आपको ये जूनियर लेवल बहुत ईजी लगेगा। तो मैं पीएसए पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और उसमें मैं टूर्नामेंट्स खेल रही ज़्यादा। अच्छा, टॉक मी थ्रू योर जर्नी ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। कैसा रहा पूरा टूर्नामेंट, फिर तगड़े मुकाबले में कौन सामने आया? इस साल मैं बहुत कॉन्फिडेंस साथ खेली और मैं अपनी गेम में चेंजेस फील कर रही थी, जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि 1 साल गुजर चुका है ऑफकोर्स। तो और सब भी वहाँ पे बहुत तारीफ़ की उन लोगों ने मेरी, क्योंकि इस बार मैंने स्ट्रेट गेम से सबको हराया, 3-0 3-0 3-0 सबको। अब तो मैं जैसी कोर्ट के अंदर जाती थी तो वो, और वैसे भी नहीं, जो गेम स्कोर होता है उसमें मैं उनको कोशिश करती थी कि अंडर 5 रखूँ। तो मैं बस अपनी फुल कोशिश करती हर एक पॉइंट के लिए मैच के लिए। एक तो 3-0 मार रही हैं, तो जैसा और अगले को कह रही हैं अंडर 5, मतलब कि वो सफा चढ़ भी हो जाए और वो स्कोर भी ना करे, फिर तो लोग सही कहते हैं ना
कि देखो फिर आ गई है। मैं यही कहने वाली जिस प्लेयर के साथ खेलती थी वो अगर जैसी मैच हारती थी वो रोने लग जाती। तो मुझे बुरा फील होता है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट और ये उन्हें एक पॉइंट भी नहीं देती थी। लाइक एक लड़की को इसने 11-0 11-0 11-0 निकाल तो वो रोने लग गई। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ भी हुआ 11-0 11-0 ही होने वाला था, बट लास्ट में जब 10-0 में आप थी तो मैंने एक आउट मार ली। मैंने कहा 1 कर देती हूँ, 0 नहीं अच्छा लगता मुझे। आपने किस मुल्क के? आई थिंक न्यूजीलैंड की प्लेयर थी। अच्छे लोग होते हैं बेचारे, वो बड़े शरीफ होते हैं। उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मैच जब वो हारते हैं उनकी बेटी या बेटा तो वो लोग ज़्यादा कुछ वायलेंस नहीं यूज़ करते जैसे पाकिस्तान में होता है, लेकिन वो लोग जो तो उल्टा हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा खेले। और या फिर अगर हम उनके साथ थोड़ा गेम थोड़ा चलाते हैं या फिर उनको जैसे उसने कहा कि मैंने आखिरी पॉइंट दे दिया तो लोग उसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा किया आपने मेरी बेटी को। खुद आई कहती है कि हमें पता है आपने पॉइंट दिया। मैंने कहा नहीं वो खुद से खुद ली। आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। हम ये मैंने रखे थे सभी बार कह रहे होंगे, हाँ, और हम कहते ही रहेंगे, हम कहते ही रहेंगे। हमें इसमें कोई शर्म नहीं है कि हम इसको नॉट 100 टाइम 1000 टाइम भी कहें। और बोल जो है वो अपने हीरोज को हमेशा एक्नॉलेज करता है। और यहाँ पर वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपको कहेंगे एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप देख रहे प्रोग्राम दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज हुआ होगा अच्छा। मौसम की क्या सूरत हाल है सोनिया, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फैसल। और वक्त हो जाता है वेदर अपडेट्स का। सिंध और पंजाब के जनूबी इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब और अंदरून सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम चित्राल, दी, सवात, कोहिस्तान और गिरदनवा में बारिश का भी इम्कान है। चलिए अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात कर लेते हैं। तो आज हमारे शहर कराची में हीट वेव की लपेट जो है वो रहेगी और अपना बहुत ख्याल रखना है। पानी जो है पीते रहना है। शहर में कम अज़ कम जो दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 25 मिनिमम और मैक्सिमम जाएगा 39 डिग्री तक। स्काई क्लियर रहेगा। लेकर चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब। तो क्वेटा में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 10 और मैक्सिमम जाएगा 27 डिग्री तक। उसके बाद रुख करते हैं मुल्तान की जानिब। तो मुल्तान में भी आज गर्म तरीन दिन रहने की पेशनगोई है और शहर में मिनिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है 23, मैक्सिमम जाएगा 42 डिग्री तक। लेकर चलते हैं आपको लाहौर। तो लाहौर में भी गर्मी से शहरियों का बुरा हाल है और हीट वेव का खदशा वहाँ भी बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 23 और मैक्सिमम 39 डिग्री तक रहने का इम्कान। शहर इक़्तिदार की बात कर लेते हैं। साथ ही तो है इस्लामाबाद में बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 20 और मैक्सिमम जाएगा 35 और बादल आप देख ही रहे मेरे पीछे बादल बने हुए हैं। उसके बाद लेकर चलते हैं पेशावर। तो पेशावर में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 20 और मैक्सिमम जाएगा 39 डिग्री तक। थोड़ी सी गर्मी होगी। फैसलाबाद में भी गर्मी ही होगी। हीट वेव का वहाँ पर भी खतरा बरकरार है। मिनिमम टेम्परेचर 21 और मैक्सिमम जाएगा 42 डिग्री तक। उसके बाद DI खान पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान, उसके साथ साथ 20 मिनिमम और 39 डिग्री मैक्सिमम जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गवादर की। तो गवादर में स्काई क्लियर रहेगा जबकि मिनिमम टेम्परेचर 24 मैक्सिमम 34 रहने का इम्कान। मरी की बात कर लें तो मरी में जो है वो बादलों का राज बरकरार रहेगा और बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 17 और मैक्सिमम 23 डिग्री तक जाने का इम्कान। जबकि मुजफ्फराबाद में भी आपको बादल ही दिखाई दे रहे हैं और बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 15 और मैक्सिमम 29 डिग्री तक। उसके बाद कालाम देख लें तो कालाम में स्काई क्लियर रहेगा, मिनिमम -3 और मैक्सिमम 6। और उसके बाद स्कर्दू की बात करें हम तो स्कर्दू में आप देख सकते हैं इस वक्त बारिश हो रही है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 डिग्री तक जाने का इम्कान। और ये थी अब तक की वेदर अपडेट्स। लेकिन मज़ीद वेदर में क्या होने जा रहा है बात कर लेते हैं हम अपने अंजुम नज़ीर साहब से जो कि रोज़ाना हमें वेदर अपडेट्स देते हैं। तो जी अंजुम नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। रोज़ाना ही हम आपकी खदमात लेते हैं, रोज़ाना ही आप हमें वेदर अपडेट से आगाह करते हैं। तो बताइए कि आज क्या होने वाला है। हीट वेव का जो खदशा है वो काफ़ी जगह बरकरार है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया। देखिए जी वैसे तो आज कराची में हीट वेव का लास्ट डे है, ताहम समंदरी हवाएं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से बहाल हैं। मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है। अब भी जो 10 बजे टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ वो कल की निस्बत 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। तो इस बात की तवक्को है कि आज कराची 40 तक नहीं पहुँचेगा। तो मौसम गर्म तो ज़रूर होगा, नमी ज़्यादा है। फील किया जाने वाला दर्जे हरारत
नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा हो सकता है, गर्मी महसूस होगी, ताहम हीट वेव की सिचुएशन अब नहीं होगी कराची में। अंजुम साहब, चलिए कराची की तो हमने बात कर ली, पंजाब के मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, पंजाब, वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब या आप सिंध कह लें, बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में आने वाले 2 रोज़ के दौरान दर्जे हरारत मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएंगे और ये औसत से तकरीबन 3 से 4 डिग्री ज़्यादा रहेंगे, जबकि इस बात की तवक्को है कि हफ्ता इतवार और पीर के रोज़ सिंध के अक्सर इलाकों में जो दर्जे हरारत है वो 45 से 47 और कुछ मकामात पर 49 को भी छू सकता है। और अब बालाई इलाकों में क्या सूरत हाल रहेगी? वहाँ भी मौसम करवट लेना शुरू कर देगा, ख़ासतौर पे गिलगित में और चित्राल में? जी, मोस्टली गिलगित में अभी हल्के फुल्के बादल जीपी में मौजूद हैं, ताहम आने वाले दिनों में स्काइस क्लियर हो जाएंगे, दर्जे हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से जीबी में या अपर केपी में जैसे चित्राल वगैरह के इलाके हैं, यहाँ पर ग्लॉफ के इवेंट हो सकते हैं जिसको हम ग्लेशियर झील का फटना कहते हैं। ओह, ये आपने बताई एक बड़ी अहम बात। इस पे इन्फॉर्मेशन आने है। वाले दिनों में हम करेंगे गुफ्तगू मज़ीद। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर, तर्जुमान महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद। अब अपने अगले मामले के जानिब बढ़ते हैं और ये बहुत ही संगीन मामला है और ये है 67,000 आज़मीन हज का। प्राइवेट हज स्कीम के तहत जो हज पे जो नहीं जा पा रहे हैं, उसमें अहम पेशरफ्त अब सामने आई है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल की कोशिशें रंग ले आई हैं। सऊदी सफ़ीर सईद नवाफ अल माल्की मसला हल करवाने के लिए हंगामी दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, मगर ज़राए वजारत मजहबी अबूर अभी भी आज़मीन हज का मसला यकीनी हल होने की उम्मीद कम रखते हैं, क्योंकि भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मलेशिया समेत कई दीगर मुस्लिम ममालिक में हैं जो कि डेडलाइन के अंदर प्रोसेस को मुकम्मल नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान के लिए अलग और बाकी मुस्लिम ममालिक के लिए अलग पॉलिसी बनाना सऊदी हुकूमत के लिए भी आसान तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सब क्यों हुआ, इसी में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हाजी नासिर खान। आप चेयरमैन हैं होप के, यानी कि हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ना। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा हाजी साहब, अब इसमें चीज़ें हो भी रही हैं, भाग दौड़ भी मची हुई है, उम्मीद ये की जा रही कि कोटा बढ़ा दिया जाएगा, आप लोग कितने पुरुम्मीद हैं? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इनिशियली ये बिगाड़ पैदा कहाँ से हुई? बेसिकली हम पुरुम्मीद हैं, 100% हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें लगे हुए कोशिश कर रहे हैं और इसहाक डार साहब भी उसमें कोशिश कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो हमारे जो वज़ीर मजहबी उमूर है सरदार साहब, वो भी कोशिशों में मसरूफ़ है। हम 100% पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फ़ोन करते हैं क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब को, और इसकी लेट होने की तो चंद वजूहात है, कुछ टेक्निकल है, कुछ मोहरा के हिसाब से है। जो तो है मोहरा के एंड पे गवर्नमेंट ने सरकारी कोटा सबसे पहले भरा और उसमें तकरीबन 1 महीने का टाइम लिया गया और उसमें वो एक्सटेंड करते गए तो 3.5 महीने उसमें लग गए और 3.5 महीने के बाद हमें उन्होंने इजाज़त दी बुकिंग करने की, तो लेट होने का बायस है। दूसरी बात ये थी कि सऊदीया का सिस्टम नया था, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो है RFQ जनरेट होने में भी मसाइल बने, क्योंकि पिछले साल सिलसिला और था, इस साल मिसाल के तौर पे कि हमारे अगर 2000 का क्लस्टर था, उसमें कुछ लोगों ने गलती से रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन 2000 की ही डाली थी, उसमें अगर 100 लोगों को भी पेमेंट कम थी तो वो 1900 जो लोग थे वो बेचारे उनसे इफेक्ट हुए, तो इसमें 25-30 हज़ार लोग जो है उसकी वजह से इफेक्ट हुए। और दूसरी जो थी, अपना गवर्नमेंट ने पिछले साल 17,000 हाजी नहीं लेके जा सके ओवरसीज के, तो इस साल जब गवर्नमेंट ने अपना पहले शुरू किया उसमें, तो वो 17,000 हाजी जो थे, जो उनकी कमी बनती थी, तो वो गवर्नमेंट की बननी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने वो अपने हाजिर पूरे किए, वो कभी भी प्राइवेट के खाते में आ गए। जी
जी अच्छा नासिर साहब, वैसे हज्जाज के पैसे सऊदीया मुंतकली के हवाले से भी कुछ खबरें हैं जो कि ज़ेर गर्दिश हैं इस वक्त। इस हवाले से क्या पेशरफ सामने आई है? क्या हुकूमत ने इस हवाले से आप लोगों से कोई राब्ता किया है? जी, किस हवाले से? हज्जाज के पैसे सऊदीया मुंतकली के हवाले से कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं इस वक्त, तो इस हवाले से कोई हुकूमत की तरफ से राब्ता किया गया है आपको? जी, 680 मिलियन रियाल तकरीबन हमारी गवर्नमेंट सऊदीया में पड़े हुए हैं, और वो जब भी चाहे वो हम गवर्नमेंट के थ्रू मंगवा सकते हैं, उसका इशू नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इंटरवीन करें और जो 67,000 हाजी हैं वो हज करें इस साल। अच्छा आदिल साहब, अब यह है कि वज़ीर मज़हबी उमूर ने आप लोगों पर वक्त ज़ाया करने का इल्ज़ाम आयद किया है, तो आखिर इस डिले की क्या वजह थी और क्या वाकई जो इल्ज़ाम आयद किया गया है इसमें कितनी सदाकत है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि उस वक्त हमारे सरदार साहब मौजूद नहीं थे, सालिक साहब वजीर थे, और उस वक्त जो सेक्रेटरी साहब थे जुल्फ़िकार हैदर साहब, उन्होंने कुछ सिंधबाजी में आके उनकी वजह से डिले हुआ। हमने हुक्म इम्तनाई लिया हुआ था कोर्ट से, वो सिर्फ एसपीए पे था। तो जब उनके पास आए तो उन्होंने हमारा सिस्टम बंद कर दिया और हमें कहा कि ये अगर आपने स्टे लिया हुआ है तो स्टे सब पे होना चाहिए, उस पे सिर्फ एसपीए पे नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से भी डिले हुआ। दूसरी बात ये हुई कि गवर्नमेंट ने इस साल जोन 2 में हमारे जो प्लाट थे वो सारे ले लिए, और हमें आधा हिस्सा जो बनना था वो हमें उन्होंने नहीं दिया, और उसकी वजह से भी तकरीबन हमारे कोई 22,000 लोग बाहर हो गए सिस्टम से। ओह! अच्छा, एक चीज़ ये भी सुनने में आ रही है कि हमारे ख़ित्ते में ही पाकिस्तान के लिए जो सऊदी पॉलिसीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। ख़ित्ते के दीगर ममालिक जिसमें भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इनके लिए पॉलिसी अलग है। ये क्या मामला है? ये अलग पॉलिसी क्या है? इससे हम पाकिस्तानी कितना अफ़ेक्ट होते हैं? बेसिकली सबके लिए जो सऊदी अरब की पॉलिसी होती है वो तमाम दुनिया के लिए एक जैसी होती है, और उसमें चूँकि सिस्टम नया था उसमें जो इफेक्ट हुआ है, इंडिया हुआ है, नाइजीरिया हुआ है, इजिप्ट हुआ है, और बहुत सारे ममालिक, तकरीबन 8 ममालिक इस सिस्टम की वजह से इफेक्ट हुए, चूँकि सिस्टम नया था उस तरीके से समझ नहीं आ सके लोगों को। अच्छा। इसमें हम भी उस सिस्टम की वजह से ठीक है। तो नासिर साहब, अब आप पुरुम्मीद हैं क्योंकि जो है वो सऊदी सफ़ीर जो हैं वो भी पहुँचे हैं सऊदी अरब पाकिस्तान की रिक्वेस्ट लेके। फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी इसमें इंटरवीन किया है, सरदार यूसुफ साहब ने भी इंटरवीन किया है। सो आप पुरुम्मीद हैं अब कि ये मामला जो है वो हल हो सकता है, और 67,000 आज़मीन, मतलब छोटा नंबर नहीं है ये, 67,000 के 67,000 आज़मीन का ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाएगा, उन्हें सआदत नसीब हो जाएगी। मैं पुरुम्मीद हूँ, और मैं आपके तवज्जुह से जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मोहम्मद बिन सलमान साहब को फ़ोन करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनके एक फ़ोन से 67,000 हाजियों का जो हज है वो अपना हज का फरीज़ा अदा कर सकेंगे अगर वो इंटरवीन करते हैं। जी, वैसे नासिर साहब, ये सवाल करना बनता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सभी वरिड हैं इस हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर है ऐसे लोगों का जो हज पे जाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, ये मामला नहीं हल होता तो नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा हमारा? आप वो देखेंगे, लेकिन उनकी जो हुज्जाज की पेमेंट है वो तो हमारे पास पड़ी हुई है, उसका इशू तो नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद हूँ इंशाल्लाह के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी कोशिशों में लगे हुए हैं और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है हाजी नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि वो तमाम तर अफराद, जो बात यह है कि बात तो पैसों की नहीं होती है, जब आप इस सफ़र का नियत जी जब करते हैं तो इंसान की कैफियत जो है वो अलग सी हो जाती है। तो मनी इज़ समथिंग एल्स, बट ये जो मुक़द्दस सफ़र है इस पे जाने की हर एक की ख्वाहिश होती है। दुआ हमारी यही है कि ये मामला बहुत ही जल्द हल हो जाए, क्योंकि एक तो पेमेंट भी हो चुकी है और दूसरा ये तमाम तर लोग जो न जाने कैसे उन्होंने तमाम तर जमा पूंजी की होगी, अरेंज करना भी बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है। कुछ लोग अपनी जायदाद तक बेच देते हैं हज के लिए। तो अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। अब छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
पाकिस्तानी फिल्मों का वो डायलॉग तो आपने सुना होगा कि ये शादी नहीं चल सकती, अब ये चिंची भी नहीं चल सकती। अब देखिए इस बहस में मजा है कि चिंची चल सकती है कि चल सकता है। हुक्मनामा ये आ गया है कि ना चिंची चलेगा न रक्षा चलेगा, चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस। लेकिन अब केएमसी इंतजामिया की जानिब से शहर क़ायद की 11 अहम सड़कों पर 2 माह के लिए चिंची और रक्षों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी के मुताबिक ये ट्रैफिक जाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ये पाबंदी 15 अप्रैल से 14 जून तक 2025 तक ये नाफिज रहेगी, जिसका मतलब ये है कि ये पाबंदी जो है इसका आगाज़ हो चुका है। अच्छा, अब चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि वो कौन सी सड़कें हैं जहाँ पे दोनों 1+2 यानी कि रक्षा, 1+4 यानी कि चिंची वो नहीं चल सकती, और कौन सी वो शहर हैं जहाँ पे 1+2 यानी रक्षा तो चल सकता है लेकिन 1+4 यानी ये चिंची नहीं चल सकती या चल सकता है, वट एवर द केस में भी। तो चलिए आपको सबसे पहली सड़क दिखाते हैं और वो कौन सी सड़क है जो कि आएगी। ओके, सबसे पहली है आवारी सिग्नल से लेके और मैडम अपार्टमेंट तक। ये एक बहुत ही वीआईपी किस्म की शाहरा है और यहाँ पे दोनों बैंड है, यानी कि ये पूरी सड़क पे ना रक्षा चलेगा और ना ही चिंची चलेगी। और अगली सड़क जहाँ पे ना रक्षा और ना चिंची 2 महीने के लिए नहीं चल सकती वो है आई चौधरीगर, और ये टावर से लेके शाहीन कॉम्प्लेक्स तक। आपको पता है इसको वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। पाकिस्तान की तमाम तर अहम दफातर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, आईजीपी, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं और जो आलम होता है यहाँ पे रश का पीक आवर में तो बंदा नहीं घूम सकता, चिंची रक्षा बस गधागाड़ी क्या घूमेगा। अच्छा, अब ये तो वो 2 सड़कें हो गई जहाँ पे 1+2 और 1+4 है, चिंची रक्षे दोनों। अब वो जहाँ पे चिंची बैन हो चुके हैं, शारा कायदीन यानी नुमाइश से लेके और शारा फैसल यानी कि नर्सरी तक, यहाँ पे सिर्फ रक्षा चलेगा, चिंची नहीं चलेगा। इसके बाद अगली सड़क के जहाँ पे जो है शेरशाह सूरी रोड है और ये मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से लेके जो पाबंदी आयद की गई है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से लेके और नागन चौरंगी तक। ओहो, ये तो बड़ा ही अहम मामला है। नागन चौरंगी में रहने वाले वो तमाम तर अफराद जो कि चिंची पे अब सफ़र कर रहे थे नहीं कर पाएंगे अगले 2 माह के लिए। चलिए, शहीद मिल्लत रोड है अगली शहीद मिल्लत की रोड, और ये जेल चौरंगी से लेके और ये आएगी शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे तक। यहाँ भी अगले 2 माह तक चिंची नहीं चलेगी, रक्षा चल सकता है। अच्छा, अब्दुल्ला हारून रोड एक और बहुत ही अहम शाहरा और जो कि इसका आगाज़ होगा मोबाइल मार्केट से और ये जाएगी 2 तलवार तक। 2 तलवार तक जाएगी। ये एक वीवीआईपी इलाका है जहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं और वहाँ भी जब ये चिंची और रक्षे रुकते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे चिंची ना चलेंगे ना रुकेंगे अगले 2 माह के लिए। नेक्स्ट इज़ 2 तलवार रोड, और ये 2 तलवार से लेके और ये अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार तक। यहाँ पे अब ये देखना है, सवाल ये बन रहा है कि बहुत सारे लोग जो इसमें सफ़र करते हैं चिंची और रक्षे पे, ये अच्छा फ़ैसला है, लेकिन उनके पास अब मुतबादिल ज़रिया क्या होगा यहाँ ट्रैवल करने का। एक और जो अभी आजकल पीएसएल में बहुत ही ज़्यादा ज़ेर बहस रही सड़क, स्टेडियम रोड, मिलेनियम मॉल से लेके जनाब आली ये आएगा न्यू टाउन थाना। यहाँ तक भी कोई चिंची नहीं चलेगा, सिर्फ रक्षे पे आप सफ़र कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं चिंची नहीं चलेगा का मतलब क्या है? चिंची नहीं चलेगा मतलब यह है कि ना चिंची चलेगा, ना जगह जगह रुकेगा, ना जगह जगह वो जो कॉकलेट हो जाता था, जो ट्रैफिक जम जाता था, वो भी नहीं होगा। ओके, डू वी हैव मोर? शेरशाह सुलेमान रोड, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सर शाह सुलेमान रोड, और वो आगाज़ उसका होगा और इख्तिताम होगा कारसाज तक। एक और बहुत अहम शारा, बहुत से हसास दफातर यहाँ पे मौजूद है हसास, तो यहाँ पे भी चिंची नहीं चलेगा और सिर्फ रक्षा चलेगा। और राशिद मिन्हास रोड जो है वहाँ पे भी सिर्फ रक्षे चलेंगे। सोहराब गोड से लेके और आएगा ये ड्रिग रोड तक, ये भी बहुत बड़ी पट्टी है। बीच में गुलशन भी आ रहा है, जौहर भी आ रहा है, यानी जौहर मोड़ भी आ रहा है, एंड देन उसके आगे और आखिर में हमारे पास है मारीपुर रोड यानी कि जो गुलबाई से शुरू होगा और आईसीआई ब्रिज तक जो है वो चिंची नहीं चल सकेंगे। आई थिंक हमने तमाम तर ये जो सड़कें आपको बता दी हैं, तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन ये एक ऐसा इक़दाम है जिस पर कराची वाले बहुत अरसे से चिल्ला रहे थे कि चिंची वाले जहाँ चाहते हैं वहाँ रोक देते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है। हालत तो ये थी कि ब्रिज के चढ़ने का जो रास्ता होता था वहाँ पे भी स्टॉप बनाए हुए होते थे। तो ये इक़दाम महज 2 महीने के लिए ही किया गया है या फिर इसको आगे बढ़ाने पे भी कोई सोच विचार हो रही है?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस पूरे सिनेरियो को जो है वो हमें बैकड्रॉप में माज़ी, करंट सिचुएशन और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। तो हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मुस्बत पॉलिसी से ना सिर्फ कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट आई, बल्कि एक बिज़नेस सेक्टर भी जो है वो उसमें बेहतरी आई, जिसकी वजह से आबादी में एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ आप देख सकते हैं कि आज कराची नेशनल हाईवे पे जाके जो है वो मैच टच कर रहा है। बैरियर टाउन ले लें, आप डीएचए फेज 9 ले लें, मल्टीपल ये इन सब चीज़ों की गवाही देती है कि कराची के अंदर ये एक एटमॉस्फेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रोवाइड किया। अब जब ये सारी चीज़ें, तो उस सारी चीज़ों के साथ-साथ जो है आपने पैरेलल जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है या जो आपका रोड की अपना एनहांसमेंट है, वो सब होनी है। तो उस पे काम चल रहे हैं। हमारे जो वज़ीर हैं सईद गनी, वज़ीर बल्दियात, या हमारे मेयर कराची साहब हैं, तो दिन-रात कराची की एक्सटेंशंस पे, उसके ड्रेनेज सिस्टम की एक्सटेंशंस पे, वाटर सप्लाई सिस्टम की एक्सटेंशंस पे, रोड एक्सटेंशंस पे, बीआरटीज़ पे, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म पे काम हो रहा है। तो जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। और साथ में आपने देखा है कि ये डंपर्स के अंदर भी किस तरीके से एक्सीडेंट्स और चीज़ें रहनुमा हुई। तो उसकी जो बुनियाद आप देखें कि इसकी मैं बैकग्राउंड इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो जंप इनटू द कंक्लूजन कर देते हैं कि ये इसका बैकड्रॉप है, और साथ-साथ कानून एक बनाना एक अलग चीज़ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज़ है। नॉर्मली माशरे के अंदर क्या होता है, लोग कानून को ओन करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बाय फोर्स ही आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन पे जाना पड़ता है। तो ये उसी की एक आप उसको कड़ी कह सकते हैं। और ये जो आपने 11 रोड्स बताए, तो आप उसमें देखें सिर्फ 2 रोड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपके रिक्शास पे भी पाबंदी है और चिंची पे भी पाबंदी है। बकाया 9 रोड्स जो हैं उनके ऊपर रिक्शा पे पाबंदी नहीं है, क्योंकि जो 2 रोड्स जिनका आपने जिक्र किया, शारा फैसल और चुंदरीगढ़ रोड, तो चुंदरीगढ़ रोड पे मेनली कमर्शियल एरियाज है। और जो आपकी यानी कि ट्रैफिक है, जब एकदम कहीं पे चिंची आके कमर्शियल एरिया के अंदर रुक जाती है, कभी लेफ्ट पे कभी राइट पे, तो पूरे ट्रैफिक को जब ब्लॉक करती है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस जगह पे नहीं आता, उसकी पूरी सराउंडिंग किलोमीटर्स ऑफ डेंसिटी पे आता है। फिर बच्चियां होती हैं, खवातीन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जाहिर बात है उनको टाइम लगता है बैठने के अंदर। तो इसमें एक मैकेनिज्म सिंध गवर्नमेंट बनाना चाह रही है कि जी हर चीज एज पर जिस तरीके से आप कहते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्रीज में होता है या एक प्लान मैनर के अंदर होता है कि उनकी टाइमिंग सेट, क्योंकि एक टेम्पररी बैन है, दिस इज नॉट अ परमानेंट बैन। तो इसके अंदर आइडेंटिफाइड होंगी प्लेसेस, टाइमिंग्स आइडेंटिफाइड होंगी, जिसमें पब्लिक भी सिंक्रोनाइज्ड होगी, और जो ये रिक्शा वाले हैं या चिंची वाले हैं वो भी हमारे अपने लोग हैं। हम यही चाहते हैं कि सबका रोजगार चले। जी जी, अरसलान साहब, आपने जो पाबंदी आयद की है उस पर चलें। शहरी तो बहुत खुश हैं, लेकिन रिक्शा ड्राइवर जो है वो नाराज़ हैं। अभी तक जो भी बैन लगा है उससे कुछ फ़ायदा हुआ है हमें? फ़ायदा ज़ाहिर बात है एक दिन में तो किसी भी चीज़ का नहीं आता, लेकिन अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि जिन चीज़ बैन कर दी जाए या कोई अपना रिक्शास बैन कर दिए जाएं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को ट्रेंड आउट किया जाए, लोगों को इन चीज़ों के साथ सिंक्रोनाइज किया जाए, माशरा इस चीज़ को ओन करे। लेकिन कानून बनाने से माशरे के अंदर आप, मैंने कहा ना कि देखें ये चाहे डंपर्स के ये मामलात है या ट्रैफिक की जो वायलेशंस होती हैं, कानून तो उसके भी है, लेकिन लोग उसके ऊपर सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाते हैं। गवर्नमेंट को बाय फोर्स इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है। जिस तरह भी एक सख्ती है, तो आप देखेंगे यही रिक्शा ड्राइवर्स हैं या जो चिंची ड्राइवर्स हैं उनकी डेलीगेशंस होंगी, डेलीगेशंस जो हमारे मेयर साहब हैं, हमारे कंसर्न कमिश्नर साहब हैं, उनके साथ मीटिंग्स होंगी। ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है जमहूरियत के अंदर कि आप बातचीत करके चीज़ों को एक मुस्बत अंदाज में पॉजिटिवली सॉर्ट आउट करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त कराची की जो ट्रैफिक है उसके लिए हम समझते हैं कि ये स्टेप ज़रूरी था ताकि कराची की ट्रैफिक स्मूथ फ्लो चले। ठीक है, आपने कहा कि जो चिंची का और रिक्शा ड्राइवर्स हैं
उनके लिए उनकी भी बेहतरी है। ऑब्वियसली इसके अंदर आगे आगे जाके वो लोग भी सीख ही जाएंगे कि किस तरह से पाबंदी करनी है। लेकिन इसके अलावा जो एक और मसला है वो वाटर टैंकर्स का भी है। वाटर टैंकर्स पे पाबंदी आयद है और काफ़ी अरसे से आयद है। उनके टाइमिंग्स जो हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं कि वो इतने बजे से इतने बजे तक जो है वो अपने टैंकर्स को लेकर सड़क पर निकल कर आ सकते हैं। लेकिन स्टिल वी कैन सी कि वो लोग रोड पर हैं, सड़कों पर हैं और अभी तक वो वाला मसला जो है वो हल नहीं हुआ है। उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है? कि वाटर टैंकर्स की टाइमिंग्स की कंप्लेंट्स थी या जो इस तरीके के इंसिडेंट्स आ रहे हैं, तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि जब उसका वो, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि बल्कि शायद पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब एक नेगेटिव इंसिडेंट होता है तो वो तो बड़ा जल्दी हाईलाइट होता है, बहुत जल्दी रिपोर्ट होता है, लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो इतनी जल्दी हाईलाइट नहीं होते हैं। लेकिन जनरली लोग जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसके जो असरात होते हैं लोग उसको फील कर रहे होते हैं और पब्लिक सेंटिमेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली मूव आउट कर रहा होता है। तो बिल्कुल इसके मुस्बत वो आए। लेकिन अगर आप कहें कि वायोलेशन नहीं होगी, तो वायोलेशन तो देखें कि हर कानून दुनिया के किसी भी माशरे में आप देखें, दुनिया के अंदर आप हमारा मजहब उठा लें, सजा और जजा का, दोज़ख और जन्नत का भी सिलसिला इसलिए, और साथ साथ ये जितने कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, ये आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, तो वो इसीलिए कि वायोलेशंस होती हैं, लोग वायोलेट करते हैं, तो उनके ऊपर। लेकिन अरसान साहब, अभी जो वाटर टैंकर्स को हमने टाइमिंग्स डाल के उनको कह दिया कि जी आप इन टाइमिंग्स के ऊपर नीचे नहीं चलेंगे, लेकिन वो तो चल रहे हैं, तो उसको हम यकीनी कैसे बना सकेंगे कि जी वाटर टैंकर्स को इन्हीं औकात में जो है वो चलाएं? और दूसरी चीज़, जो ज़्यादातर वाटर टैंकर्स हैं वो कंटोनमेंट के उसमें चल रहे हैं और जहाँ पर पाबंदी है, तो फिर हम ये तमाम सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इस चीज़ का इतलाक़ करेंगे कि जी जो कहा जा रहा है सारे ड्राइवर्स उस बात को सुने? लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो इस वक्त स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी है, तो उसके अंदर जो टैंकर्स की जो टाइमिंग्स थी, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुकर्रर की, जो रूल्स मुकर्रर किए, तो आप देखें 80% उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हाँ, इसमें मैं ये नहीं कह सकेंगे कि 100% इम्प्लीमेंटेशन पे आप चले गए, लेकिन 80% अचीवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन इज अ बिग अचीवमेंट। जो रिमेनिंग 20% है उसके ऊपर जब कानून सख्ती से अमल कर रहा है और करा रहा है, ऐसा नहीं है नहीं करा रहा, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वो वाली चीजें हमारे सामने कम आती हैं, नहीं आ पाती हैं फॉर सर्टेन रीजंस। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसके अंदर जो रिमेनिंग 20% है, बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हम उसको भी एड्रेस करेंगे और कराची के लिए चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच अरसलान शेख साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत। आपने हमें बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें समझाई हैं। हम उम्मीद करते हैं, बल्कि यकीन करते हैं कि अल्लाह करे कि कराची का जो ट्रैफ़िक है वो भी अच्छा हो जाए और हम सभी जो हैं जब सड़कों पे निकलें तो कोफ्त का शिकार ना हो। देखते हैं आगे क्या होता है। चलें आगे जो भी होगा वो होगा, लेकिन आगे सेगमेंट में क्या होने वाला है हम ये देखते हैं कि किताबों के ऊपर ज़रा सी बात कर लेते हैं। कोई रफ़ीक नहीं किताब से बेहतर। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किताबों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में किताबें लिखने और पढ़ने का रुझान अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ अफराद ऐसे ज़रूर हैं जो इस तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। एक ऐसा ही नाम शाह वलीउल्लाह का है जो गुज़िश्ता 30 सालों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक हैं। कराची शहर की तारीख़ पर मबनी इनके कई मज़ामीन हैं और कई किताबें शाये हो चुकी हैं। उनकी मशहूर तसानीफ़ में नॉर्थ कराची, निस्फ़ सदी का क़िस्सा, ये शारा आम नहीं, शिकस्ता तहज़ीब और कराची के गैर मुस्लिम क्रिकेटर्स शामिल हैं। मारूफ राइटर शाह वलीउल्लाह जुनैदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। और सबसे पहले तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल कई लोगों के जहन में है कि किताबें जो हैं वो इतना नापैद क्यों होती चली जा रही हैं, क्यों लोगों का शगफ नहीं रहा किताबों से उस तरीके से जो पहले हुआ करता था। जी शुक्रिया। बिल्कुल, किताब, मकतब और मकतबा, ये तीनों चीज़ें जो है वो कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत की हामिल है। हर किस्म की तरक्की के दरवाजे इन्हीं कुंजियों से खुला करते हैं और ये तीनों हुसूल इल्म और तालीम के बुनियादी ज़राए हैं। मगर अफसोस का मुकाम है कि हमारे यहाँ लोग जो है उनमें किताब पढ़ने का शौक़ ख़त्म होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस जदीद दौर में यहाँ दीगर चीज़ें भी हैं, वसाइल के बावजूद जो है मैं कहूँगा किताबें जो है वो एक लाजमी चीज़ है। क्योंकि आप उठाकर देखें, मगरिब को देखें, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें कि वहाँ किताबें पढ़ने का रुझान है। अमेरिका को, इटली को, इस तरह लंदन को, चाइना को। मैंने अभी एक जगह पढ़ा
कि दुनिया के 28 ममालिक के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी जाती है, मगर अफसोस का मुकाम था कि उसमें मुसलमान ममालिक कोई शामिल नहीं। वहाँ बाहर तो बच्चों को बचपन ही से इस पर लगा दिया जाता है, किताबें पढ़ने पर उनको नॉवेल्स दिए जाते हैं, जनरल नॉलेज की किताबें दी जाती हैं, उनको बाकायदा सिखाया जाता है। हमारे मुआशरे में क्यों नहीं सिखाया जाता? या अगर आप मुस्लिम ममालिक की बात करें तो हमारा फोकस बच्चों को किताबें पढ़ाने पर क्यों नहीं होता? हम सिर्फ वो रट्टाफिकेशन या जो सिलेबस दे दिया बस उसी तक जो हैं वो हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। जबकि आपने खुद कहा कि बाहर के जो ममालिक हैं वो किताबें पढ़ाने पर बहुत जोर देते हैं, तो पाकिस्तान में या मुस्लिम ममालिक में इस चीज़ के पर क्यों जोर नहीं है? देखिए, किताबों को जो है अजायबात आलम की दुनिया भी कहा जाता है कि इसको पढ़ने के बाद आपको जो है नए नए अजायब आपके सामने आते हैं, नई नई चीजें आप तख्लीक कर सकते हैं, आपका जहन खुलता है। तो इसीलिए जो दुनिया के दीगर अक़वाम है वो अपने बच्चों को किताबों पे लगाते हैं। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए तो उस दौरान मैंने देखा कि लोग सफर के दौरान रेल में, बस में चलते फिरते जो है वो किताबें पढ़ रहे हैं, मगर हम पाकिस्तान में जो है वो किताब बीनी जो है उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, और वालिदैन जो है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, जबकि होना ये चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुरान करीम फुरकान हमीद बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, तो हमारी तो घुट्टी में शामिल होना चाहिए था बिल्कुल ऐसे ही पढ़ने का अमल। बिल्कुल ऐसे मगर हमें अफसोस है कि हम सब फरामोश कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। शाह साहब, आपने अभी एक जो लेटेस्ट किताब आपकी शाये हुई है उसमें है कराची के गैर मुस्लिम क्रिकेटर्स। इसका जो टाइटल है वही काफ़ी अपीलिंग है, वही मतलब मुझे जब मैंने सुना कराची के गैर मुस्लिम क्रिकेटर्स, ये नाम देना, ये आइडिया कहाँ से आया इसका, इस नाम का आपको? और दूसरा कि इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना, उसके ऊपर लिखना, ये सारा आपका सफ़र कैसा गुजरा? जी शुक्रिया। बिल्कुल, मैं 25-30 सालों से इसी रिसर्च और मुख्तलिफ तहकीकी मकाले और ये सब मज़ामीन लिखता आ रहा हूँ जो मुख्तलिफ कौमी अखबारात में शाया होते रहते हैं। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था कराची के गैर मुस्लिम क्रिकेटर, तो वो आर्टिकल जो था वो जंग अखबार में भी शाया हुआ, उसके अलावा अंग्रेजी के अखबार में शाया हुआ, बड़ी मुझे पजीराई मिली। तो मैंने, क्योंकि कराची की तरक्की में खाली मुसलमानों का ही हाथ नहीं है, कराची की तरक्की में गैर मुस्लिमों का भी काम है और उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम देखें कि कराची से कितने ऐसे क्रिकेटर हैं जो गैर मुस्लिम है जिन्होंने यहाँ खिदमत अंजाम दी। तो उस पर जब मैंने इसकी रिसर्च शुरू की, इस पर काम शुरू किया, तो फिर ये कि बहुत चीज़ें सामने आने लगी, और इसमें मेरी बहुत सीनियर सहाफ़ियों ने और सीनियर जो स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार थे, कमर अहमद साहब, और इन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, और फिर मैं ये किताब जो है इस तरीके से ये किताब मेरी जो है पाए तकमील तक पहुंची, और अब ये किताब जो है वो आ चुकी है। इसमें मैंने जो है तमाम जो है इस शहर में जो क्रिकेट खेल चुके हैं, जो खेल रहे हैं और इस शहर में पैदा हुए हैं और दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उन तमाम गैर मुस्लिमों को, जो पारसी, यहूदी, ईसाई, हिंदू, अहमदी, तमाम को मैंने जो है उन तमाम का अहाता किया है। जी शाह साहब, जितना आपने बताया है अभी तक, मुझे जो मेरे कानों को बड़ा भला मालूम हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि किताब बहुत ही दिलचस्प होगी। इसकी रिसर्च के दौरान जब आप तहकीक पर थे, कोई ऐसा मुनफरिद वाक़या या कोई ऐसी मुनफरिद बात हुई हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे नाजरीन को बताना चाहें? मुनफरिद बात तो नहीं है कि इसमें बड़ी मुझे मुश्किलात पेश आई, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का आदमी नहीं था। मुझे स्पोर्ट्स की किताबें तलाश करनी पड़ी, मुख्तलिफ लोगों से मालूमात लेनी पड़ी, मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से, फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को जाकर जो है वो सर्च करना पड़ा, तो मेहनत तो करनी पड़ी, मगर ये कि बहरहाल इस शहर के जो लोग थे उनका मुझ पर एक कर्ज था जो मैंने वो अदा किया इस किताब की सूरत। अच्छा, वैसे शाह साहब, आपने रिसर्च इस पे की, आपने कहा कि ये आपका जॉनरा नहीं था, लेकिन आपने इसके ऊपर रिसर्च करके इस किताब को शाये किया, तो आपका अपना अंदाज़ लिखने का क्या है? आप ज़्यादा शौक़ से क्या चीज़ लिखते हैं? आप किस जॉनरा पे ज़्यादा लिखते हैं? देखिए, मेरी जो मुख्तलिफ किताबें आई हैं शहरी तारीख के ऊपर आई हैं, शहर की सड़कों पे आई हैं, कि ये कराची की ये शारा आम नहीं मेरी किताब थी जिसको मैंने लिखा, उसको लिखा कि शहर की 172 या 73 सड़कें जो है ये बरतानवी दौर में किसके नाम पे थी, उसके बाद इनके नाम तब्दील किए गए, तो ये किसके नाम पे किए गए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, फिर उनके साथ इस सड़क के ऊपर कौन कौन सी इमारतें थी, फिर इस सड़क के ऊपर कौन कौन से अहम वाकयात पेश आए। इसी तरीके से मैंने नाजाबाद के हवाले से लिखा, क्योंकि नाजाबाद मेरी, समझ लीजिए कि मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी नाजाबाद में गुजरी, तो नाजाबाद के हवाले से मैंने लिखा शिकस्ता तहजीब के जो नाजाबाद हमने अपने बचपन में देखा था, वो नाजाबाद नहीं रहा। मैं अभी यही मैं आपसे, मेरा दूसरा सवाल आपसे यही था, शिकस्ता तहजीब के हवाले से जो आपने नाज़माबाद पे लिखी, इसके पीछे नाज़माबाद को ही क्यों चुना आपने?
भाई इसलिए कि मैंने होश संभाला है तो नाज़ाबाद में संभाला। अच्छा। तालीम हासिल की इब्तिदाई नाज़ाबाद में, फिर नाज़ाबाद में खेला कूदा बड़ा हुआ और आज भी मैं नाज़ाबाद से ही जुड़ा हुआ हूँ। नॉर्थ नाज़ाबाद दोनों से जुड़ा हुआ हूँ। तो अच्छा। इस लिहाज से नाज़ाबाद जो है वो समझ लीजिए कि जब क़याम पाकिस्तान के बाद हमारे जो खानदान के लोग आए जो हिजरत करके इलाहाबाद से, गाजीपुर से, यूपी के मुख्तलिफ हिस्सों से, तो वो लोग जो आए तो उन्होंने आने के बाद इंतखाब किया इसी नाज़ाबाद का और नाज़ाबाद में ही रिहाइश इख्तियार की। अच्छा वैसे जी, तो इसलिए बेसिकली आपकी वो मेमोरीज थी जो आपने उस किताब में शाये की हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे शाह साहब, आपको क्या लगता है हुकूमती सतह पे क्या काम होना चाहिए रिसर्च के लिए? जैसे आपने कहा कि आपको रिसर्च करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो अगर कोई आपको लगता है लाइब्रेरीज होनी चाहिए, कॉमनली होनी चाहिए, जहाँ पर आप जैसे लोग या और वो ऐसे लोग जो किताब से शगफ रखते हैं वो जहाँ कर वहाँ पर ईजिली रिसर्च कर सकें? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। मुर्तज़ा वहाब एक प्रोग्राम की तकरीब में आए थे शिकस्ता तहज़ीब की, तो उसमें मैंने कहा था कि आप मेयर कराची हैं, तो आप एक कराची की एक लाइब्रेरी देखिए। लाइब्रेरियाँ जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म होती जा रही, कोई तसव्वुर नहीं, लाइब्रेरी में लोग बैठते नहीं। सिर्फ वो बच्चे जो इम्तिहानात देते हैं CSS के, उसकी वो तैयारी के लिए जो है वो लाइब्रेरी का रुख करते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं कि पंखा चल रहा होता है, ठंड में बैठ के पढ़ लेंगे, मगर रिसर्च का काम कोई नहीं हो पा रहा है। अफसोस का अमर है। तो मैंने उनको कहा था कि एक लाइब्रेरी ऐसी बनाए जहाँ पर कराची की खाली कराची से मुताल्लिक किताबें हों और कराची पे रिसर्च हो, दुनिया भर से कराची के हवाले से जो किसी के मखतूतात पड़ा हुआ है वो उसको वहां से मंगाकर और यहाँ जमा किया जाए, उसको एक आर्काइव की शक्ल दिया जाए, ताकि ये शहर बहुत अच्छा सजेशन। जी जी शाह साहब, आपने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया। थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम के लिए। शाह वलीउल्लाह ऑथर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और सजेशन उन्होंने बहुत अच्छा दिया। अगर मेरे कराची सुन रहे हैं तो ज़रूर एक अच्छा सा सिर्फ कराची के लिए जो है वो ज़रूर रिसर्च सेंटर या लाइब्रेरी ज़रूर बनाएं। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। ना रखना है ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।